फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्र अहमद, उसकी ये 17वीं एपिसोड का पहला पार्ट है। होपफुली कि आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस इस्तंबुल पार्ट को बगैर किसी देर के। मोहब्बत का अपना अंदाज़ है, किसी अजीब इंतहाई गैर मतवक्को वक्त पे मुरझाने का या खिल उठने का। ऐसी ही होती है मोहब्बत, एक बेकाबू हैवान के जैसी जो होता है किसी फूल के जिस्म में। सूरज हमेशा उस पर नहीं चमकता, ना ही बारिश हर बार उस पर गिरती है, ना ही वो हमवक्त तूफ़ान की जद में आता है। मोहब्बत हमेशा सबसे मीठी, सबसे खूबसूरत खुशबू से मुअत्तर नहीं होती, और कभी कभी ये अपने कांटों से लहूलुहान भी कर देती है। सो तुम इसको पानी दो, ढेरों रोशनी दो, इसका ख्याल रखो, और मोहब्बत का फूल तुमसे ज़्यादा जिएगा। इसको नज़रअंदाज करोगे या इसको काटते रहोगे तो इसकी पत्तियां मुरझा के मर जाएंगी। ऐसी ही होती है मोहब्बत। कामलियत एक शराब है, सो मोहब्बत करो उससे जो तुमसे मोहब्बत करता हो गैर मशरूत, और छोड़ दो उसको जो तुमसे मोहब्बत करे सिर्फ अच्छे वक्तों में। कहीं बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। बर्फीली चादर जैसी ज़मीन पर स्याह दरख्त यूँ खड़े थे कि उनके पत्तों पर सफ़ेद कंबल चढ़ा था। हवा का झोंका आता और सफ़ेद ज़रे थर थरा के नीचे गिर के फना हो जाते। दरख्तों के वस्त में लकड़ी का कॉटेज खामोश बैठा खुद पर बर्फ़ को गिरने दे रहा था। उसकी खिड़कियाँ अंदर जलती आग की हद्दत से जर्द हो रही थी। जादूगरनी ने गुस्से में रेपेंजल के बाल काट दिए। अंदर आग और हीटर की गरमाइश थी। माहिर विंग चेयर पर नीम दराज पैर ओतुमन पर रखे, कंबल खुद पर डाले हुए था। हिलाल पहलू में लेटी, सर उसके कंधे पे जमाए, घुंघरियाली लट उंगली पर लपेट रही थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखें छत से झूलते सादा फानूस पे जमी थी और उसे किसी जंगल में छोड़ आई। माहिर की आवाज़ गैर आरामदेह अंदाज में खामोश हुई। निगाहों ने अगले पैराग्राफ को स्कैन किया। कहानी ने एक तल्ख मोड़ ले लिया था। फिर क्या हुआ? बाहर बर्फ बिना चाप के गिर रही थी। सारी दुनिया सफ़ेद हो चुकी थी, मगर लकड़ी के कॉटेज की खिड़कियाँ हनूज सुनहरी थी। फास्ट फॉरवर्ड प्लीज़। अवन के रोशन दरवाजे से अंदर झांक के केक की सतह का जायज़ा लेता बैरबल बेजार हुआ। माहिर खनखारा। उस शाम जब शहजादा वापस आया तो जादूगरनी ने रेपेंजल की कटी हुई चोटी को खिड़की से बांध दिया। जब शहजादे ने पुकार के कहा कि रेपेंजल रेपेंजल अपने बाल नीचे गिराओ, तो जादूगरनी ने चोटी नीचे फेंक डाली। हिलाल ने माथे को छुआ। शहजादा ऊपर आया तो देखा कि जादूगरनी उसको गुस्से से घूर रही थी। वो उसको देख के बोली, तुम अपनी शहजादी के लिए आ गए, लेकिन अफसोस वो खूबसूरत परिंदा अब इस घोंसले में नहीं है, ना वो यहाँ गुनगुना रही है। उसको बिल्ली खा गई है और वो तुम्हारी भी आंखें नोच डालेगी। तुम रेपेंजल को खो चुके हो, अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। आंखों वाली बात सेंसर कर दो माहिर। बैरबल किचन काउंटर के पीछे खड़ा एक बाउल में पोस्टिंग तैयार करते हुए आंख से इशारा कर रहा था, लेकिन माहिर की निगाहें किताब पे जमी थी। शहजादा इतना गमज़दा हुआ कि उसने माहिर रुका। उसकी आवाज़ हिचकिचाई। उसने टावर की छत से छलांग लगा ली। निगाहें उठा के काउंटर के पीछे खड़े बैरबल को देखा। बैरबल प्याले में हाथ दिए मलामती नज़रों से उसे देखता नफ़ी में सर हिला रहा था। एक बच्चे को ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कौन सुनाता है? माहिर बे। शहजादे की जान बच गई, लेकिन उसकी आंखों में कांटे चुभ गए और वो खनखारा, थूक निकला। वो अंधा हो गया। किनकियों से हिलाल को देखा। वो अभी तक छत को देखती उंगली पर बाल लपेट रही थी। चेहरे पे अफसोस था। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। माहिर ने सर झटका और किताब बंद कर दी। फिर कुछ नहीं। जंगल में भटकते भटकते एक दिन उसको रेपेंजल मिल गई। रेपेंजल के आंसू उसकी आंख में पड़े तो वो तंदुरुस्त हो गया और देखने लगा। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उसने तकलीफ और रंज के हिस्से को 2 सतूर में बयान कर दिया। हिलाल ने अबरू भिंच के खफकी से उसे देखा, फिर जैसे नाराज़गी दिखाने का इरादा बदल के सर झटका। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ माहिर भाई? लांदी पलकें चिपकाई। उसने बेदिली से किताब एक तरफ डाल दी। बैरबल अभी तक मैंने कहा था। वाली फातिहाना निगाहों से उसे देख रहा था। फेरी टेल्स के अवलीन वर्जन, बिलखसूस ब्रदर्स ग्रिम के तहरीर शुदा वर्जन, तारीख, तल्ख और तकलीफ से भरे थे। बाद में नए लिखारियों और फिर डिज्नी ने उनको खूबसूरत और फैंटेसी से भरपूर बना दिया।
अगर शहजादे को जंगल में भटकते हुए रेपेंजल ना मिलती तो क्या होता? वो उसके कंधे पर रखा चेहरा मोड़ के उसको देखते हुए पूछ रही थी। मालूम नहीं। मैं बताऊं? बताओ। रेपेंजल खुद को टावर से गिरा लेती और उसकी आंखें चली जाती। कहते हुए उसने धीरे से पलकें झपकाई। माहिर थोड़ी झुका के उसकी आंखों को ही देख रहा था। लानबी पलकों वाली भूरी चमकदार आंखें। एक वहम सा जहन के किसी तारीख गोशे में उभरा, ऐसे कि वो एकदम झरझरी लेकर सीधा हुआ। भी दुरुस्त कह रहा था। हम टेंजर देख लेते हैं, क्योंकि वो कंबल पैरों से हटा के अब उठ खड़ा हुआ था। उसमें कोई टावर से नहीं गिरता, कोई अंधा नहीं होता और शहजादा बर वक्त पहुँचता है। उसने हाथ हिलाकर हिलाल की जानिब बढ़ाया और मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में भी मुस्कुराहट चमकी। उसने माहिर का हाथ पकड़ लिया और उठ खड़ी हुई। बाहर स्याह दरख्तों पर गिरती बर्फ की तह भारी हो रही थी। मौजूदा दिन। कॉन्फ्रेंस रूम खाली था। नीला मखमली पर्दा ठहर चुका था। उसके पार सीढ़ियों पर लगा आईना बेअक्स था। वहाँ कोई ना था। वो अपनी बात कह के जा चुकी थी। सब्ज आंखों और कंधों तक आते बालों वाली लड़की। माहिर फरीद तन्हा मेज़ के सिरे पे खड़ा था, साकित जामिद। मेज़ पर वो तस्वीर उसी तरह रखी थी। पोलराइड कैमरे से ली गई। वो लम्हे आए और गुजर गए। फिर वो कदरे झुका, 2 उंगलियां तस्वीर पर रखी और उसे धकेलता गया, यहाँ तक कि तस्वीर टेलीफोन रिसीवर और सेंटर पीस तक जा रुकी। माहिर ने सेंटर पीस उठा के उस पर रखा। वो चुप गई, निगाह से ओझल, जहन से ओझल। मेरी मेहमान जा चुकी है, वो अब सरबराही कुर्सी पर बराजमान इंटरकॉम पे कह रहा था। उसका चेहरा बेतासुर था। हम मीटिंग को वहीं से शुरू करेंगे। इस खलल के लिए माजरत। चंद लम्हों में कमरा वापस भर गया। चंद खामोश निगाहों ने उस कुर्सी को देखा जिसके करीब वो चंद मिनट पहले खड़ी थी। कि माहिर की मीटिंग में ऐसे कभी कोई खलल नहीं डाल सकता था, लेकिन सब चेहरे अपने काम में वापस मसरूफ़ हो गए। बेतासुर, प्रोफेशनल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नौजवान उठ के अब कुछ बता रहा था, कलम हाथ में पकड़े, दोनों हाथ हिलाते हुए। माहिर खामोशी से कुर्सी पर बैठा उसको सुने गया कि नखियों से वो वॉल क्लॉक को देख सकता था। 7 बजने में कहीं घंटे हायल थे और शायद कहीं सदियों का फासला था। टिक टिक टिक। होटल के उस लाउंज की दीवार पर भी एक घड़ियाल आवेजा था, जिसकी सुइयां वक्त को पीछे छोड़े आगे बढ़ रही थी। माला ने पलट के एक नज़र सुई के मुंह से टकराते हिंसे पे डाली। 6। अभी 1 घंटा रहता था और वापस घूम गई। चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट सजाए वो लाउंज के दहाने पर खड़ी अपने मेहमानों को अलविदा कह रही थी। सुबह मिलते हैं। उसने नौजवान लड़के और लड़की को बारी बारी मुस्कुरा के देखा। और याद रहे, हमने गुज़श्ता इवेंट वाली गलतियाँ नहीं दोहरानी है। लड़की झीम के हंस दी। फिर उसने माला से मुसाफा किया और अपने आईपैड की स्क्रीन बुझाते हुए पलट गई। वो दोनों राहदारी में आगे बढ़ गए। उनके साथ साथ एक कंसरिच सुनहरी ट्रॉली में किसी स्याह के सूटकेस धकेलता जा रहा था। मुखालिफ सिम से चंद खवातीन का ग्रुप आता दिखाई दे रहा था। 50-55 के लगभग औरतें, सीने पर किसी एशियाई खदोखाल के सिंगर के फोटोज़ के स्टिकर्स लगाए। वो यकीनन किसी कॉन्सर्ट में जा रही थी। वो सामने से हटी तो माला ने मतलाशी निगाहों से राहदारी को देखा। वहाँ कोई शनासा चेहरा नहीं था। वो लाउंज और राहदारी के दहाने पर खड़ी थी। उसे बैठ जाना चाहिए, अभी वक्त था। 6:10। घड़ियाल को देखते हुए वो बेचैनी से दीवार से लगे सोफे तक आए। यहाँ से उसे दाखिली दरवाज़ा दिखाई देता था। वो जैसे ही आएगा वो उसे देख लेगी। लेकिन क्या वो आएगा? वो सोफे पर बैठ गई, पीछे टेक लगा ली, बाजू सीने पर लपेट लिए, मुठ्ठियाँ यूँ भींच रखी थी कि नाखून हथेली में पेवस्त हो रहे थे। क्या वो आएगा? वो जिसकी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी और बेअतनाई थी। ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? 3.5 माह कबल, जब वो इस शहर में आई थी, इस मोहब्बत के शहर में। उसकी नज़रें घड़ियाल पे जमी थी। सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर सुई पीछे को सिरकने लगी। खिड़कियों के बाहर फैले आसमान और घास की रंगत बदलने लगी। ख़िज़ा छटती गई और मौसम गर्मा सारे में फैलने लगा। 3.5 माह कबल वो बाहर की एक रोशन सुबह थी। ये एक पत्थरों से बनी गली थी जिसके दोनों किनारों पर कैफ़े, रेस्टोरेंट और दुकानें बनी थी। अभी सूरज ठीक से नहीं निकला था। आसमान सफ़ेद था, सुनहरा नहीं। अलबत्ता फोटोग्राफर्स की सुबह कहीं घंटे पहले से शुरू हो गई थी। सुनहरी घड़ी की तलाश में माला एक बेकरी के सामने खड़ी थी, जिसके शीशे के पार एक लड़की ट्रे में कच्चे क्रोसेंट सजाए ओवन में रखती दिखाई दे रही थी। अक्सर दुकानें बंद थी, सिवाय 1-2 कॉफ़ी शॉप्स के, जिनसे टर्किश कहवे की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। जिस गली में वो इस वक्त मौजूद थे वो ऊंचाई की सिम जाते हुए गलाता टावर पे ख़त्म होती थी। वो अपना सोनी
A7IV ऊंचा उठाए नन्ही स्क्रीन पर गलाता का ऊंचा मीनार देख रही थी। सर पर सिल्क का सब्ज रुमाल बांधे जिसकी पुष्ट से उसके कमर पर गिरते बाल दिखाई दे रहे थे। खाकी फ्रॉक पहने जो टखनों तक आता था, वो रुमाल से हमरंग आंखें छोटी करके बगौर फ्रेम को देख रही थी। चेहरा वैसा ही तरोताज़ा था, अलबत्ता सुबह जल्दी उठने के बायस आंखें कदरे ख्वाबदीदा थी। दफतन वो रुकी, सब आंखों में मतलाशी सा तासुर उभरा, गर्दन दाएं बाएं घुमाई और फिर लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। एक दुकान के सुर्ख छज्जे तले बिछी कुर्सियों में से एक पर वो बैठा था, सर झुकाए, मेज़ पर कलरिंग बुक रखे। वो क्रेयॉन से उसमें कोई रंग भर रहा था। बदर वो उसके करीब चली आई, पंजों के बल उसकी कुर्सी के साथ पथरीली ज़मीन पर बैठी। वो सर झुकाए रंग भरता रहा। बदर, नरमी से उसे देखते हुए माला ने फिर से पुकारा। बदर ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो 3-3.5 साल का बच्चा था। उसकी रंगत में खूबसूरत सा सांवलापन था और आंखें सब्ज थी, बाल माथे पर कटे थे। कुछ खाओगे? वो सब्ज आंखों में सादगी लिए माला को देखता रहा। कुछ खाओगे? वो उसके हाथों को अपने हाथ में लिए पूछ रही थी। बदर ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर वो रुका, निगाहें मेज़ तक गई जहाँ माला का बैग रखा था। बैग के खुले दहाने से एक बोतल झांक रही थी। बदर ने पहले बैग को देखा, फिर माला को। पानी चाहिए? बदर ने इस बात में गर्दन हिलाई। माला उठ खड़ी हुई और बोतल निकाली, साथ एक नीले रंग का कप भी था। वो उसमें पानी भरने लगी तो बदर पानी की धार को देखे गया। उसने कप उसे थमा दिया। बदर ने कप लेकर मेज़ पर रख दिया और सुर्ख क्रेयॉन उठा लिया। उसकी नन्ही उंगलियों पर भी क्रेयॉन का रंग आ रहा था। वो जानती थी वो कुछ देर बाद पानी पिएगा। वो सीधी खड़ी हुई जब सुंबल करीब आई। उसके गर्दन में स्ट्रिप के साथ एक फौजी फिल्म का कैमरा लटक रहा था और वो च्युइंगम चबा रही थी। एक निगाह कलरिंग बुक पे झुके बदर पे डाली। आप बदर को साथ लाई हैं? होटल में तो नहीं छोड़ सकती थी ना। वो वापस अपनी जगह पर आन खड़ी हुई और मुस्कुरा के उस जोड़े को हाथ हिलाया जो गली के दहाने पर यूं खड़े थे कि उसकी पुष्ट पे गलाता था। एक खूबसूरत जोड़ा, स्याह टक्स पहने मर्द, सफ़ेद गाउन पहने औरत। मेरा मतलब है आप इसे कनाडा से साथ लाई हैं। उसने चेहरा मोड़ के उसी सादगी से सुंबल को देखा। मैं सफ़र में इसको साथ ही रखती हूँ। नहीं, यानी आपकी बहन भी है ना कनाडा में, तो उसके अपने भी 2 बच्चे हैं। वो अब कैमरे के फ्रेम में उस कपल को देख रही थी। मर्द सर झुकाए फ़ोन पे लगा था और एक मेकअप आर्टिस्ट एहतियात से एक नन्ही पैड की मदद से लड़की के चेहरे पर पाउडर दुरुस्त कर रही थी। बदर बहुत क्यूट है। 3 साल का हो गया है ना? 3.5 माशाल्लाह। सुंबल करीब आके खड़ी हुई, फिर वक्फा दिया, हल्का सा खनकारी। वो जानती थी ये उसकी बात का इख्तिताम नहीं है, मगर बोलता नहीं है शायद। स्पीच डिले। वो कैमरे की नन्ही स्क्रीन के चौखट्टे में उस मंजर को देख रही थी। दूल्हा कलाई पर बंधी घड़ी बार बार देखता, अखड़ा अखड़ा लगता था। लड़की चेहरा मेकअप आर्टिस्ट के सामने सीधा रखे, आंखें ऊपर उठाए, खामोशी से गालों पर पाउडर लगवा रही थी। आपने चेक करवाया? शायद ऑटिज्म नहीं है, स्पीच डिले है। वो एकदम सख्ती से कहती आगे बढ़ गई। सुंबल ने नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे की रंगत गुलाबी और गाल तुमतुमाए थे, आंखों में नमी धर आई थी। मुझे आपसे बात करनी है। 4 साल पहले वो इस अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी थी। माहिर फरीद अभी अभी अपनी बहन से मिला था और उसको अभी मालूम हुआ था कि हिलाल देख नहीं सकती। वो माही को उनके उदास कमरे के बाहर छोड़ के डॉक्टर के पीछे आई थी। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे अंदर नारकोटिक्स इंजेक्ट किए थे मुझे बेहोश करने के लिए। जानती हूँ इतनी हाई डोज के बाद हो सकता है तुम्हारे बच्चे पर इसका असर पड़े, किसी किस्म की अबनॉर्मैलिटी आ सकती है। उसने तवक्कुफ किया। तुम अभी इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं, मेरा बच्चा ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा। उसने गीला थूक निकला था। बदर ठीक होगा, उसने गलाता टावर को देखते हुए दोहराया। आंखों में नमी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने बदर को खतरे में नहीं डाला था। जो किया याद नहीं किया। बदर ठीक हो जाएगा, वो बोलने लगेगा, वो बोलने लगेगा, वो बोलने लगेगा। दूल्हा अब अपनी दुल्हन के करीब आके कुछ कहने लगा था। नागवार तासुरात, अखड़ी अखड़ी आवाज़ें। क्या ख्याल है, इनकी तलाक कितने दिन में होगी? करीब खड़ी सुंबल ने बेजारी से तबसरा किया। ऐसे नहीं कहते। उसने खफगी से उसे देखा। सुंबल एक लोकल फोटोग्राफर थी जिसके साथ वो अक्सर इस्तांबुल में कोलैब करती थी। हम पहली दफ़ा साथ काम नहीं कर रहे माला, वो उकताई हुई थी। हर दूसरे कपल की एल्बम प्रिंट होने से पहले तलाक हो जाती है। तुम एल्बम देने में देर कर देती होगी। वो दोनों साथ साथ खड़ी थी और काफ़ी फासले पर वो मोम के मुजस्मों जैसा जोड़ा अब किसी बात पे बहस कर रहा था। एल्बम तैयार करने में 3-4 माह तो लग ही जाते हैं, इनको ही तलाक की जल्दी होती है।
फिर सुंबल ने चेहरा घुमा के उसे देखा। एक सोच आंखों में उमड़ आई। आप कपल शूट क्यों कर रही हैं? आप तो इल्यूजनिस्ट है ना। उनको तो कोई इल्यूजन नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे पैसे चाहिए। जानती हो कनाडा में एक सिंगल मदर के लिए बच्चे को पालना कितना मुश्किल। चेहरा घुमा के बदर की मेज़ को देखा। अल्फाज टूट गए। बदर मेज़ पर नहीं था। माला ने चौंक कर दाएं बाएं देखा। बदर वहाँ कहीं भी नहीं था। मेज़ पर कलरिंग बुक खुली थी और सुर्ख क्रेयॉन पथरीली सड़क पर गिरा था। उसके कदमों तले सड़क लर्जने लगी। वो अपने पैरों पे दाएं बाएं घूमी। आसमान भी साथ ही घूमा। बदर, उसने खुद को चिल्लाते सुना। सारी आवाज़ें खामोश हो गई थी। सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थी। बदर, उसके कदम भागते हुए उठ रहे थे। कैमरा गर्दन में स्ट्रिप से झूल रहा गया। वो अब दुकानदारों से, राह चलते लोगों से बदहवासी से पूछ रही थी, मेरा बेटा छोटा सा। वो हाथ के इशारे से उसका कद बता रही थी। चेहरा सफ़ेद और खौफ से भरी आंखों में पानी था। वो खौफ जो 3.5 बरस से किसी आसेब की तरह उसका पीछा करता रहा था, वो खौफ हकीकत बन चुका था। कोई उसके बदर को ले गया था, कोई उसके बेटे को। माला, ये है बदर, सुंबल किसी सिमत से चिल्लाई थी। वो चौंक के उस तरफ मुड़ी और फिर ढेर सारे आंसू आंखों से बह निकले। वो गली के मोड़ पर खड़ा था। सुंबल उसको कंधों से थामे माला को आवाज़ दे रही थी। वो गीले चेहरे और दुपट्टे दौड़ते कदमों से उस तक आई। उफ बदर, तुम कहाँ थे? पंजों के बल नीचे बैठे उसने ज़ोर से उसे भींच के गले से लगा लिया। तुम ऐसे कहाँ चले गए थे? सांस अभी तक तेज थी और दिल बेकाबू। माला ने उसे खुद से अलग किया और खिली खफा आंखों से बदर को देखते हुए कुछ कहने लगी, लेकिन फिर वो ठहर गई। बदर के हाथ में एक स्टिक थी जिस पर नीली रुई के गाल जैसी कॉटन कैंडी थी। वो उसको दांतों से कुतर रहा था और वो उसके मुंह में घुल के गायब हो रही थी। ये तुमने कहाँ से ली? वो चौंक कर सीधी हुई, आंखें हथेली की पूंछ से पहुंची। दाएं बाएं देखा। इर्द गिर्द चंद एक लोग थे, आ जा रहे थे। बहुत से लोगों की सुबह हो चुकी थी। बदर, ये तुम्हें किसने दी? उसने तेज़ी से पूछा। जहन में कहीं एक अलार्म बजने लगा था। यहाँ कोई कॉटन कैंडी मैन है तो नहीं? सुंबल ने हैरत से दाएं बाएं देखा। बदर चौंका, गर्दन उठा के सुंबल को देखा और इस बात में सर हिलाया। वो गौर से अपने बेटे का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कॉटन कैंडी मैन, उसने दिया ये तुम्हें? बदर की सब्ज आंखें माला के चेहरे तक गई। फिर उसने गर्दन हाँ में हिलाई। कौन था वो? क्या हम उसे जानते हैं? वो अब दांत से मीठी रुई कुतर रहा था। बदर, हम स्ट्रेंजर से कुछ लेकर नहीं खाते। उसने स्टिक बदर से लेनी चाहिए, लेकिन उसने उसे सख्ती से पीछे कर लिया। आंखों में खफगी दर आई। माला ने गहरी सांस ली, फिर उसकी उंगली थाम के आगे बढ़ने लगी। अब उसे तमाम शूट उसे अपनी नज़रों के सामने रखना था। 2 दिन बाद उसकी कनाडा वापसी थी। वो तब तक बदर को निगाहों से ओझल नहीं होने देगी। अलबत्ता उसने पलट के गली में आते जाते अनजान लोगों को देखा। वो एहसास फिर से वापस आ गया था। कोई था जो उसे देख रहा था बहुत बरसों बाद। घड़ियाल ने घंटे की सुई आगे बढ़ाई। टन की आवाज़ आई। वो चौंकी। वो होटल के लाउंज में बैठी थी और वो अभी तक नहीं आया था। क्या वो आएगा? खिजा की वो शाम कैफ की इमारत पर सोगवार सी उतरी थी। बैरूनी से आ गेट के बाहर ज़ोर से हॉर्न हुआ तो चौकी में बैठे गार्ड ने नापसंदीदगी से स्क्रीन को देखा। वहाँ एक इलेक्ट्रिक ब्लू रंग की खुली छत वाली कार खड़ी थी और ड्राइवर गोया हॉर्न पर हाथ रख के उठाना भूल गया था। गार्ड ने बटन दबाया तो गेट खुलता चला गया। कार अंदर दाखिल हुई। गार्ड ने चौकी की खिड़की से नीचे झांका। ड्राइविंग सीट पर बैठे बैरबल फरीद ने मुस्कुराते हुए चेहरा उठा के उसे देखा, फिर हाथ बाहर की तरफ बढ़ाया। हथेली में किसी कागज़ की झलक दिखाई दी। शायद कोई गुलाबी नोट था। गार्ड ने मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर नोट लेने को चौकी से झुका, लेकिन जैसे ही उसका हाथ करीब आया, बैरबल ने बाजू अंदर कर लिया और कार आगे बढ़ा दी। गार्ड बरहमी से बुड़बड़ाता हुआ सीधा हुआ। अल्लाह किसी शेखी खोरे को दौलत न दे। बैरबल लिफ्ट से मेन हॉल में उतरा तो देखा शबनम का डेस्क खाली था। वो उंगली में कार रिमोट घुमाते हुए आगे आया, मुस्कुरा के चंद सलाम इधर उधर फेंक के फिर एक कैबिन के सामने रुका। आज शबनम हानम नहीं आई। वो माहिर बे के काम से शहर से बाहर गई हैं। तब ही ऑफिस में सुकून है। वो हंसा, चंद चेहरे साथ ही मुस्कुराए और वापस काम पे झुक गए। बरबल जीने चढ़ता ऊपर आया, रास्ते में आईने के सामने रुका, एक निगाह खुद पे डाली। घुंघराले बाल छोटे कटे थे, खुले सफ़ेद स्वेट पैंट्स पर टाई एंड डाई रंगों की ओवर साइज जैकेट, गर्दन में सुनहरी जंजीरें पहने, कलाइयों में बैंड्स और ब्रेसलेट बांधे। वो खुद को देख के मुस्कुराया, फिर नीला मखमली पर्दा हटा के कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। माहिर सामने सरबराही कुर्सी पर बैठा था, खामोश, शर्ट के आस्तीन मोड़े, तवील मेज़ के वस्त में रखे सुर्ख मॉडल को देखा। सलाम। बायां हाथ माथे तक ले जाके बैरबल ने सलाम किया, फिर उसके करीब पहली कुर्सी खींची, टांग पर टांग जमाई, फिर बाएं हाथ के नाखूनों से मेज़ बजाने लगा। माहिर फरीद ने निगाह उठा के उसे देखा और अबरू झुका के बाद सलाम किया। वैसे कितनी कीमत होगी इस ऑफिस की?
बहरबल ने उसी हाथ से शेव खुजाते हुए दरो दीवार को देखा। माहिर ने जवाबन खामोश नज़रों से उसे घूरा। डरो नहीं, मैं इसे खरीद के तुम्हें आउट ऑफ मार्केट नहीं करूँगा। वो ढिढाई से हंसा। माहिर ने अफसोस से सर झटका। ये रेंटल है। क्या रेंटल और क्या ऑनरशिप? बहरबल फरीद ने बाएं हाथ से नाक से मक्खी उड़ाई। माहिर ने एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा और फिर वापस मॉडल को। और क्या चल रहा है? बहरबल ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। बाएं हाथ की उंगलियां डेस्क बजाने लगी। अपने हाथ को आराम दो, मैं तुम्हारी नई घड़ी देख चुका हूँ। माहिर ने नापसंदीदगी से उसकी बाईं कलाई में बंदी रॉलेक्स को देखा। बहरबल एकदम तेज़ी से सीधा हुआ, जोश से चेहरा खिल उठा। मैं अभी अभी डीलरशिप से आ रहा हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितने की डील मिली है। नॉट इंटरेस्टेड भी। वो बेजारी से उठ खड़ा हुआ। बहरबल बोलते बोलते रुक गया। खफकी से उसे देखा जो एक बुक शेल्फ के सामने जा खड़ा था। कुछ हुआ है क्या? बहरबल फरीद की छठी हिस्स जागी। कुछ खास नहीं, सांस लेने का वक्फा। कशमाला आई थी, वो अब एक किताब शेल्फ से निकाल रहा था। ओके, फिर? बहरबल ने सवालिया अबरू अचकाए, लेकिन अगले लम्हे वो अल्फाज कानों में जज्ब हुए तो वो तेज़ी से सीधा हुआ। 1 मिनट, कौन कशमाला? उसकी आंखें बेयकीनी से खुल गई। तुम्हारी माला। किताब के सफ़े पलटती माहिर की उंगलियां एक लम्हे को थमी, फिर वो लम्हा आके गुजर गया। हम इस नाम की कितनी लड़कियों को जानते हैं भी? तलखी से चंद और आँख उल्टाए। वाही बे, आखिरी दफ़ा हम इससे कब मिले थे? मेरी गुर्बत वाले सालों में से एक था वो। रुक के उंगलियों पर गिनना चाहा। 2, 3 नहीं 4 साल हो गए जब उसने गड़बड़ा के ज़बान को ब्रेक लगाए। जब उसने मेरा दिल तोड़ के मुझे रिजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था। उसने खड़े खड़े किताब धप से बंद की। बहरबल कुछ बोल नहीं सका। कॉन्फ्रेंस रूम की नीम मध्यम रोशनियों में वो माहिर का चेहरा देख सकता था। वहाँ तलखी थी, बेजारी और अजीब सी बेअतनाई। कितने बार से माला का जिक्र ख़त्म हो चुका था, लेकिन क्या इस जिक्र से जुड़े जज्बात भी ख़त्म हो चुके थे? वो क्यों आई इतने अरसे बाद? वो बाईं कलाई को भूल के अब हैरत से पूछ रहा था। माहिर ने शाने अचकाए। कोई काम है उसे मुझसे? अब वो किताब वापस बुक रैक में रख रहा था। बहरबल ने उसका हाथ देखा जिसमें किताब थी। उसकी तीसरी उंगली में एक सिल्वर बैंड जगमगा रही थी। तुमसे क्या काम? उसे तो तुम्हारा इसके लिए कुछ भी करना नापसंद था। बहरबल ने याद करने की कोशिश की। दोनों के दरमियान आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई थी? अब तो उसने हिसाब रखना ही छोड़ दिया था। जो भी है मेरे लिए अहम नहीं है। वो वापस कुर्सी पर बैठा और पेंसिल उंगलियों में थाम ली। बहरबल की निगाहें अभी तक उसकी अंगूठी पे जमी थी। और क्या कहा उसने? मोहतात नज़रों से माहिर का चेहरा देखा, फिर अंगूठी। हुक्म देकर गई है कि मैं 7 बजे फॉर सीनरन्स में आऊँ उससे मिलने। रुक के वजाहत दी। वो वहाँ ठहरी हुई है। बहरबल के अबरू इस्तेजाब में उठे। माला फॉर सीनरन्स अफोर्ड कर सकती है? मुझे क्या मालूम, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो क्या काम करती है। मैंने इतने साल उसकी खबर नहीं रखी। वो चिढ़ के कह रहा था। उसके वजूद से एक झुंझलाहट भरा गुस्सा झलकता था। तुम जाओगी? बहरबल अब उसकी आंखों में देख रहा था। कहा ना, उसका मसला मेरा मसला नहीं है। सर झटक के उसने टैबलेट खींचा और स्क्रीन पर उंगली से दस्तक दी। स्क्रीन ऑन हुई तो माहिर के चेहरे पे रोशनी पड़ने लगी। क्या उसने शादी कर ली? बहरबल की ज़बान पे खुजली हुई। माहिर फरीद ने बेपरवाही से शाने अचकाए। निगाहें स्क्रीन पे थी। तुम्हारे दिल में उसके लिए वाकई कोई एहसास नहीं बचा? वो मशकूक नज़रों से माहिर का चेहरा देख रहा था। माहिर ने आंखें उठा के उससे घूरा। इस बात को 4 साल बीत गए भी, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब वो मेरी ज़िंदगी में आके मुझे डिस्टर्ब करेगी सिर्फ। ठीक है, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं रही, लेकिन अगर एक पुराना दोस्त कोई काम लेकर आता तो तुम उसका काम करते। फिर वो मेरी पुरानी दोस्त नहीं है। उसने मेरा दिल तोड़ा था, मेरी तौहीन की थी। और माहिर फरीद अपनी बेइज्जती नहीं भूलता। शुक्र है मैं भूल जाता हूँ, वरना तुम्हारी तरह आज एक रोबोट होता। वो हंस दिया। फिर अपनी घड़ी याद आई तो अब के कदरे खफा अंदाज में बाएं हाथ से मेज़ बजाई। 1, 2 तीसरी दफ़ा। फिर माहिर ने उकता के उसे देखा। इन चीज़ों को अपनी कशिश बनाओगे तो तुम्हारे करीब वहीं आएंगे जिनको ये चीज़ें अपनी जानिब खींचती हैं। बस जल जाया करो 2 मिनट में। वो बुड़बुड़ाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कितने की डील मिली? माहिर की थकान ज़दा आवाज़ पे बहरबल मुस्कुरा दिया, फिर उल्टे कदमों वापस आया। माहिर अब टैबलेट परे डाल चुका था और टेक लगाए मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी रोदात सुनने का मुंतज़िर था। बहरबल तेज़ी से उसी कुर्सी पर वापस बैठा और फिर हाथ हिला के जोश से तमतमाते चेहरे के साथ जल्दी जल्दी बताने लगा डीलरशिप पे क्या हुआ, उसे कैसे एक जानने वाला मिल गया और कैसे उसने एक दूसरी रॉलेक्स को ट्रेड इन किया। माहिर उसे देखता और सुनता गया। जब वो खामोश हुआ तो उसने उसी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। बहरबल फरीद बुरा माने बिना किसी फाते की तरह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया।
चौकी के करीब से कार गुजारते हुए उसने फिर से गार्ड की तरफ हाथ बाहर निकाला। अब की बार वो उसके ज़्यादा करीब था। गार्ड चंद लम्हे सोचता रहा, फिर गुलाबी रंग की झलक ने उसे झुकने पे मजबूर कर दिया। नीम अंधेरे में मुड़ा तुड़ा नोट थाम के वो सीधा हुआ और उसे खोला। वो एक पार्किंग टिकट था। उसने चौंक कर बैरबल को देखा। मेरा टिकट जमा करवा देना, बाय। वो डिटाई से मुस्कुराता हुआ कार जन से आगे ले गया। गुस्ताख। गार्ड का चेहरा सुर्ख गया। उसने दाढ़ी पे हाथ फेरा। अल्लाह जहन्नुम के दरवाजे पे मुझे ही तुम्हारे लिए दारूगा बनाएगा, इंशाअल्लाह। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम अब खाली था। माहिर अपने ऑफिस में वापस आ चुका था। वो मेज़ के ऊपर से अपनी चीज़ें समेट रहा था। अब कि वो घड़ी नहीं देख रहा था। फिर वो रुका, तीसरे नंबर के दराज तक हाथ लेकर गया, फिर हाथ वापस खींच दिया। घड़ी की सुइयां सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। होटल के विजिटिंग लाउंज की सफ़ेद दीवारें जर्द रोशनी से दमक रही थी। दीवार पर जगह जगह शीशे लगे थे। फूलों की ताज़ा महक और बहुत से लोगों के परफ्यूम ने माहौल को मुअत्तिर कर रखा था। लाउंज में फासले फासले पर बहुत से सोफ़ा सेट रखे थे। सुरमई 3 सीटर सोफ़ा, सामने एक जामनी मखमली कुर्सी और दरमियान में मेज़। वो ऐसे ही एक 3 सीटर पर तनहा बैठी थी। मेज़ के पार रखी जामनी कुर्सी खाली थी, लेकिन वो कब तक खाली रहेगी? 7 बजने में कम वक्त रह गया था। वो नहीं आया था। मेज़ पर गुलाबी फूलों का गुलदस्ता रखा था। वो उनकी पंखुड़ियों को देखे गए। शायद फूल दिन की रोशनी में तोड़े गए थे। पंखुड़ियों के किनारे मुरझाने लगे थे। माँ हमेशा कहती थी कि सूरज की रोशनी में पौधों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ना उन्हें ज़िबा करते, ना मोहब्बत का पानी देते, क्योंकि सूरज हर तब्दीली को झुलसा देता है। पौधे को छाँव चाहिए, काटने के लिए भी, आबियारी के लिए भी। वो आगे को झुकी और 2 उंगलियों से एक फूल निकाला। वो गुलाब की एक किस्म थी। उसने 3 उंगलियों में उसकी सब्ज टहनी घुमाई। नन्हा सा कांटा चुभा, लेकिन इतना नहीं कि उंगली जख्मी कर सके। चुभन ने जैसे उसे जगाया, आंखों के सामने मंजर बदला। वो एक जामनी शाम में गलाता टावर के नीचे खड़ी थी। अतराफ की तमाम गलियां खाली थी, वीरान। उसने गर्दन उठाई। आसमान बोझल बादलों से भरा हुआ था। सर्द हवा चल रही थी। बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिर रहे थे। बदर, बदर। वो दाएं बाएं घूमती पुकार रही थी। उसकी आवाज़ टावर की छत से टकरा के पलट रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर उसे लगा कोई उसे देख रहा है। माला ने गर्दन उठाई। टावर की छत पर बालकनी से कोई झांक रहा था। एक स्याह चुगा पहने खड़ा वजूद, जिसका चेहरा वाज़े न था। बदर उसके आगे खड़ा था, यूँ कि उसके दोनों हाथ बदर के कंधों पर सख्ती से जमे थे। बदर खौफज़दा निगाहों से नीचे देख रहा था, मगर होंठ बंद थे। बदर, वो चिल्लाई। फिर खौफ से दाएं बाएं देखा। टावर की तरफ जाने वाला दरवाज़ा बंद था, ऐसे कि वहाँ ईंटें लगी थी। वो कैसे ऊपर जाए? दफतन एक ईंट से आवाज़ आई। वो भाग के उस तरफ आई। ईंट अपनी जगह से सिरकी थी। माला ने चेहरा ईंट के खाली खाने तक झुकाया। अंदर एक नीम अंधेर कमरा था और वस्त में कोई खड़ा था। बड़े सर, चमकती आंखों और छोटे जिस्म वाला बच्चा, शैतानी मुस्कुराहट वाला बच्चा। द चेंजलिंग। वो खौफ से एकदम पीछे हटी। उसी पल उसकी आंख खुली। वो घबरा के उठ बैठी। लैम्प जलाया। जिस्म पसीने में तरता और हाथ कँपा रहे थे। माला ने दाएं बाएं देखा। बेड पर उसके साथ बदर सो रहा था। वो वैनकूवर में थी, अपने अपार्टमेंट में। इस्तांबुल से वापस आया और कॉटन कैंडी मैन वाले वाक़ये को 2 हफ्ते बीत चुके थे। शायद ये इसी वाक़ये का असर था। गलाता टावर, वहीं बदर चंद लम्हों के लिए आंखों से ओझल हुआ था, इसलिए वह जगह उसको बार बार ख्वाब में आती थी। उसको शायद किसी राह चलते कॉटन कैंडी मैन ने कॉटन कैंडी दे दी होगी। ये कोई ऐसी बात ना थी। बदर उसके पास है, महफूज। उसने उसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर लिया, लेकिन ऐसे कि वो नींद से उठ ना जाए। वो महफूज है। कोई उसे माला से दूर नहीं कर सकता था, लेकिन वो स्याह चुगे वाला आदमी। उसने सर झटका और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। ज़ियाद जेल में है, सरकार मर चुकी है, कोई उसके बच्चे को उससे नहीं छीन सकता। वो सिलसिला नगीना बेगम के साथ ख़त्म हो गया। मंजर धुंधला गया। वो सोफे पर मुंतज़िर बैठी फूल उंगलियों पर घुमा रही थी। घड़ी की सुई टिक टिक आगे बढ़ रही थी। वो नहीं आया था। क्या गारंटी थी कि वो आएगा? मगरिब का जामनीपन फिज़ा के फना होकर अंधेरे में बदल चुका था। शहर की रोशनियाँ जल उठी थी। माहिर की कार उस घर की पथरीली दीवार के बाहर रुकी खड़ी थी और खुद वो नन्हे जंगले वाला गेट अबूर करके अंदर दाखिल हो रहा था। अंदरूनी दरवाजे के दाएं भी गमले रखे थे। एक बत्ती जल रही थी। वो चौखट तक आया और उंगली बेल पर रखने ही लगा था जब माहिर, वो चौंक कर पलटा। वो बागीचे में खड़ी थी, ट्राउज़र और जैकेट पहने, बालों की फ्रंट चोटी बांधे, नीली आंखों वाली यास्मीन उन आंखों में बागीचे के फूलों से ज़्यादा हैरत भरी थी। माहिर फरीद, वो दरानती और कैंची पकड़े हुए थी। गार्डन
प्रोटेस्ट पहने। शायद वो थोड़ी देर पहले तक तराश खराश कर रही थी। दोनों चीज़ें एक तरफ रखी और आंखों की पुतलियाँ ताज्जुब से सिकोड़े कदम कदम चलती उसके सामने आए। गिल्टी एज चार्ज। उसने सर को हल्का सा खम दिया। इतने अरसे बाद, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। यास्मीन ने शफाफ आंखों से गौर से उसका चेहरा देखा। मसले बता के नहीं आते। माहिर ने कंधे अचकाए। चेहरे पे कोई माजरत नहीं थी। मगर क्लाइंट्स बता के आते हैं। आज मेरा ऑफ है। वो खफा नहीं थी, बस प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। माहिर ने एक नज़र पीछे घास पर रखी दरांती को देखा। मगर तुम फारिग हो? यास्मीन ने गहरी सांस ली और अंदरूनी दरवाजे की जानिब इशारा कर दिया। कहवा, वो अब उसके ऑफिस के अंदर थे। वो काउच पर टांग जमाए बैठा था और वो स्टडी टेबल के पीछे खड़ी कॉफ़ी मशीन का बटन दबा रही थी। माहिर ने सवाल पे नफ़ी में सर हिलाया। यास्मीन की उस तरफ पूछती। उसने देखा नहीं। उसी तरह कॉफ़ी बीन्स मशीन में डालने लगी। इतने अरसे बाद क्या चीज़ तुम्हें खींच के वापस ले आई? वो एक भाप उड़ाता मग लिए उसके सामने आई और उसे मेज़ पर रखा। फिर शुगर क्यूब्स का शीशे का जार कप के करीब धकेला। माहिर की निगाह उस पर जम गई। कप से निकलता धुआं मरगोलों की सूरत ऊपर उठ रहा था। आज कशमाला आई थी 4 साल बाद। वो हल्का सा चौंकी, फिर सामने कुर्सी पर बैठी टांग पर टांग जमाई और टेक लगा ली। वो अपनी कॉफ़ी बना के नहीं लाई थी। फिर उसे मुझसे एक काम है। वो चाहती है कि मैं 7 बजे उससे मिलूं। 7 बज चुके हैं। वो इंतज़ार कर लेगी, करना भी चाहिए। तल्खी से कहता वो शक्कर के चौकोर क्यूब्स को देख रहा था। उजले सफ़ेद क्यूब। उसे क्या काम है? माहिर फरीद ने सर झटका। एक गैर अहम काम। तुम जाओगे? उसने शाकी नज़रें उठा के यास्मीन को देखा। मुझे जाना चाहिए। इस सब के बाद जो उसने किया, जहाँ तक मुझे याद है। उसने आंखें छोटी करके याद करने की कोशिश की। तुम्हारा उससे आखिरी इख्तलाफ तब हुआ था जब उसकी तलाक अभी फाइनल नहीं हुई थी और तुमने मेरे मना करने के बावजूद उसके लिए कोई रकम अदा की थी। और माहिर का चेहरा सुर्ख हुआ। अगर तुमने उसका ये कदम जस्टिफाई किया तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। यास्मीन, जस्टिफाई नहीं कर रही, याद दिला रही हूँ कि मैंने तुम्हें उस वक्त मना किया था कि उसके करीब मत जाओ। तलाक से गुजरती औरत इतनी वल्नरेबल, खौफजदा और जहनी तौर पे अनस्टेबल होती है कि वो दुरुस्त फैसले नहीं करती। मुझे मालूम था वो तुम्हें हर्ट करेगी और वही हुआ। माहिर ने पीछे को टेक लगाई और अफसोस से उसे देखते हुए की आवाज़ निकाली। वाई बे, तुम औरतों का सिस्टरहुड कितना मजबूत होता है। हमेशा एक दूसरे का दफ़ा करती हो। यास्मीन हल्का सा हंसती। मैं सिस्टरहुड नहीं, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ कि क्या हुआ था। उसने टांग से टांग हटाई और आगे को होके बैठा। वो संजीदा था और तकलीफ़ में था। उसने मेरी मदद लेने से इनकार किया था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी मदद की थी। क्या गलत किया था मैंने? यास्मीन खामोश रही। मैंने उसे हर्ट नहीं किया, तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि तकलीफ़ दूर करने की कोशिश की। जब उसके पास पैसे होंगे वो मुझे वापस कर देगी। वो मुझे वो पैसे आराम से भी वापस कर सकती थी। हम दोस्त भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, उसने मेरी तौहीन की, यूँ जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया। यास्मीन बस उसको देखती रही। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं कभी नहीं मानूंगा यास्मीन कि मैंने कुछ गलत किया था। माहिर फरीद हर मौका पे पैसा इस्तेमाल करता है तो ठीक करता है, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन उसने खुद क्या किया? वो सांस लेने को रुका। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी बहन को ख़तरे में डाला। मैंने इस धोखे को इशू नहीं बनाया। मैं भी बना सकता था मगर नहीं बनाया। उसने यूँ जाहिर किया जैसे मैंने कोई गुनाह किया है, हालांकि मेरे इस अमल ने उसको कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ गलत काम ही तकलीफ़ देते हैं? अल्लाह के लिए यास्मीन, तुम अपना सिस्टरहुड भुला के। माहिर, मेरी बात सुनो। यास्मीन ने हाथ उठा के संजीदगी से टोका तो वो जो झुंझला के कह रहा था खामोश हो गया। अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो मेरी क्लाइंट नहीं है, तुम हो। मुझे सिर्फ अपने क्लाइंट की हिफाजत करनी है। वो पीछे को होके बैठा और उन्हीं मशकूक नज़रों से यास्मीन को देखे गया। मैंने तुम्हें उसके करीब जाने से रोका था क्योंकि मैं जानती थी यही होगा। मैं उस लड़की को नहीं जानती, लेकिन उस जैसी दर्जनों लड़कियां रोज़ मेरे पास आती हैं, और तुम्हारे जैसे मर्द भी। क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि वो खुद भी जानती है कि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसे तुमसे दूर जाने का एक बहाना चाहिए था। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। जब उसने एक हद खींची थी तो तुम्हें भी उसका एहतराम करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ गलत किया, तुमने उसकी हद तोड़ी, लेकिन उसको अपना समझ के तुमने उसकी मदद की। उसने जो किया तुम्हारे साथ वो उससे कहीं ज़्यादा गलत था, लेकिन तुम्हें उससे और किस चीज़ की तवक्को थी? वो कुछ कहने लगा लेकिन अल्फाज दम तोड़ गए। हम साइकोलॉजी में इसको सेल्फ सबोताज कहते हैं, जिसमें एक इंसान अपने गलत यकीन को पुख्ता करने के लिए गलत फैसले लेता है। उसको एक बहाना चाहिए था इस बात पे यकीन करने के लिए कि माहिर के बारे में उसकी राय दुरुस्त थी। माहिर ने मुझे धोखा दिया था, मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अब भी वो वही करेगा।
तुम पैसे ना देते तब भी चंद दिन बाद कोई ऐसी बात हो जाती जिससे उसको मौका मिल जाता कि वो ये साबित करे कि तुम एक बुरे इंसान हो और सारे मर्द ज़ैद जैसे होते हैं। ज़ियाद तल्खी से तसही की। हाँ ज़ियाद, बिना अपॉइंटमेंट के आए हो, मैं तुम्हारी फ़ाइल नहीं खोल सकी। खैर, यास्मीन ने सर झटका। तलाक का ट्रॉमा बहुत शदीद होता है। ये फ़ैसला लेते साथ ही कोई औरत इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल आती। कुछ महीने या कुछ साल लगते हैं अपनी ज़ात को हील करने में, दोबारा किसी पे भरोसा करने में। उसने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम पे भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसी औरत बहुत वल्नरेबल होती है, वो दुरुस्त फैसले नहीं करती। तुम अपनी मोहब्बत गलत जगह ज़ाया कर रहे थे। वो खामोश सीना पसंदीदगी से उसे देखे गया। हर्ट हुए लोग ही दूसरों को हर्ट करते हैं। तुम एक हर्ट हुई औरत से तवक्को कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत समझेगी? दोनों के दरमियान रखे कप से निकलता धुआं अब थमता जा रहा था। पीछे जाओ, लाहौर में क्या हुआ था? तुमने उसको धोखा दिया, फिर उसको बताए बिना आ गए। क्यों? क्योंकि तुम हर्ट थे। तुम जानते थे तुम उसको हर्ट करोगे। तुम मोहब्बत देने के अहल नहीं थे उस वक्त। फिर 1 साल गुजरा, तुम बेहतर हुए, तुम दोनों वैनकूवर में मिले। तुम्हें लगा कि शायद अब तुम उसको मोहब्बत दे सकते हो, लेकिन क्या वो मोहब्बत वसूल करने की अहल थी? मोहब्बत देना भी तंदुरुस्त रूहों का काम है और मोहब्बत वसूल करना भी। औरत वही मोहब्बत वसूल करती है जिसको वो पहचानती है। औरत को मिलने वाला पहला लाइफ पार्टनर उसकी मोहब्बत का पैमाना सेट कर देता है। यानी वो उन्हीं मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। यानी उसने सिर्फ ज़ियाद की मोहब्बत देखी है। इस मोहब्बत में तकलीफ़ है, अब्यूज़ है, फिर माफ़ी तलाफ़ी है, फिर से तकलीफ। ये एक कैओटिक मोहब्बत है। इसको तंदुरुस्त मोहब्बत की पहचान नहीं है। जिन लड़कियों के बाप की मोहब्बत ना मिली हो उनको तंदुरुस्त मोहब्बत की पहचान होती भी नहीं है। माहिर ने पीछे होकर टांग पर टांग जमा ली और खामोशी से उसे देखे गया। चेहरे से ये वाज़ेह ना था कि उसे यास्मीन की बातें पसंद आ रही हैं या नहीं नापसंद। मर्द का काम होता है प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना, अपने घर की औरत की हिफाजत करना और उसको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना। जितना तुमने मुझे उसके बारे में बताया था, उसका बाप जल्द मर गया था। वो बड़ी बहन थी। ऐसे बच्चे फिक्सर्स बन जाते हैं। वो खुद को खुद प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करते हैं। ऐसी लड़कियों को हमेशा कामयाबियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कदर कीमत उनकी अचीवमेंट से बढ़ती हैं और उनके बेरोज़गार नाकारा हो जाने से घटती हैं। इसको कभी ऐसा मर्द मिला ही नहीं जो उसको ये दोनों चीज़ें फराहम कर सके। ज़ियाद उससे मोहब्बत का दावेदार था। उसने शायद रुपए पैसे फराहम किए हों, लेकिन वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका। वो उसे खुद अपने आप से नहीं बचा सका। जिस लड़की ने सारी जंगें अकेली लड़ी हों, उसको तंदुरुस्त मोहब्बत की पहचान कैसे होगी? सिस्टरहुड। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिला के बुड़बड़ाया। अगर इसको गलत कहने से तुम खुश होते हो तो मैं कह देती हूँ, माला ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जैसे तुमने गलत किया। उसके साथ नहीं, उसके साथ तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुद अपने साथ गलत किया। और मैं तुम्हें इसी चीज़ से बचाना चाहती थी। जब तक उसकी ज़ात की हीलिंग नहीं होगी, उसे दुरुस्त मर्द की मोहब्बत की पहचान नहीं होगी, उसे वो मोहब्बत कंट्रोलिंग ही लगेगी और उसे ज़्यादा जैसे मर्द ही पसंद आएंगे। माहिर ने नासमझी से अबरू इकट्ठे किए। क्या मतलब? जब औरत सिर्फ एक तरह की मोहब्बत को पहचानती हो तो वो किसी दूसरे मर्द के उसी पैटर्न को देख के मोहब्बत का यकीन करती है। उसे तुम्हारे जैसे मर्द के जज्बात मोहब्बत नहीं, फ़रेब लगते हैं। यानी अगर इंसान किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहा हो और भले उसे मालूम हो कि वो टॉक्सिक था, उसको अगली दफ़ा वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करेगा। वो अचंभे से पूछ रहा था। बिल्कुल, तुम्हारे भाई की मिसाल तुम्हारे सामने। उसको हमेशा एक ही तरह की लड़कियां क्यों मिलती हैं? जब तक वो खुद अपना पैटर्न नहीं तोड़ेगा, उसका हर नया ताल्लुक तारीख दोहराएगा। माहिर फरीद ने सर झटका हाथ से जैसे मक्खी सी उड़ाई। हर शख्स के साथ ट्रॉमास जुड़े होते हैं, बचपन के रिश्तों के। कोई भी चीज़ इस इंसल्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती जो उसने मेरे की थी। यास्मीन पीछे होकर बैठी, टांग पर टांग चढ़ाई और बाजू सीने पर लपेट लिए। क्या इस इंसल्ट ने उसे तुम्हारे दिल से उतार दिया? 100%। वो गर्दन सीधी रखे बहुत सुकून से बोला था। क्या उसने शादी कर ली? माहिर ने बेपरवाही से कंधे अचकाए। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी उसकी खबर नहीं रखी। यास्मीन ने गौर से उसका चेहरा देखा। वहाँ उसे सदाकत दिखाई दी थी। इतने बरस गुजर गए, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। इस सवाल पे भी माहिर फरीद के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छी बात है, गुड फॉर हर। यानी तुम अब उसकी मोहब्बत से मूव ऑन कर चुके हो और अपनी शादी की तैयारी में हो। यास्मीन ने एक इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज की। फिर उसके आने से इतना डिस्टर्ब क्यों हो? उसके आने से मेरी ज़िंदगी, उंगली में पहनी अंगूठी कुमाई पे कोई असर पड़े, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मोहब्बत नहीं रही तो उसका काम कर दो ताकि वो चली जाए। जब मोहब्बत नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा। वो तल्खी से मुस्कुराया। यास्मीन ने आज की शाम उसे पहली दफ़ा मुस्कुराते देखा था। इस तल्खी में उदासी ना थी, सिर्फ बेजारी थी।
मैं नहीं चाहता कि वो इस शहर में रहे। तुम्हें डर है कि तुम दोबारा उसकी तरफ माइल ना हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे माहिर ने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। उसकी मुस्कुराहट में एक अफसोस सा उभरा, अपने आप पे नहीं, उस सब्ज़ आंखों वाली लड़की पे। मैं बस ये नहीं चाहता कि लोग बातें करें। बहरबल शबनम, ये लोग उसको जानते थे। उसने फिर से अंगूठी घुमाई। तुम अपनी मंगेतर के बारे में कॉन्शियस हो, अच्छी बात है, यानी तुम वाकई माला से मूव ऑन कर चुके हो। बात ख़त्म। मैं उसे इस शहर से कैसे भेजूं? वो टांग से टांग हटा के सीधा हुआ, कदरे आगे को। वो यही सवाल पूछने यास्मीन के पास आया था। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ना? यास्मीन ने वॉल क्लॉक को देखा। सुई 7 से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। वो मुलाकात करने से चली जाएगी या मुलाकात ना करने से? शीशे की दीवार से झांकता बागीचा रात की स्याही में मुकम्मल तौर पे डूब चुका था। माहिर ने हाथ बढ़ा के कप को छुआ। वो ठंडा हो चुका था। फैसला तुम्हारा है। होटल लाउंज में फैली गुलाबों की महक बासी हो चुकी थी। वह सोफे पे उसी तरह बैठी थी, टांग पर टांग जमाए, इज़्तिराब से एक पैर झुलाती, एक हाथ गोद में रखे पर्स के अंदर था। इसमें कोई शय थी जो उसने थाम रखी थी मजबूती से। यूँ लगता था कुछ लेने के लिए पर्स में हाथ डाला तो निकाला नहीं। वो उसको इंतज़ार करवाएगा। वो जानती थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी अना पे पैर रख के आई थी। वो इंतज़ार कर लेगी, लेकिन क्या वो आएगा? उसकी नज़रें दाखिली दरवाजे पे जमी थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। सफ़ेद चौखट पर सुनहरी लकड़ी का काम हुआ था। वो लब काटते हुए लकड़ी के नक्शो निगार देखे गई। उनके पेचो खम में एक मंजर धीरे धीरे उभर रहा था। वो एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज बादलों की ओर से निकल के आज खुल के चमका था। कनाडा में बस 2 मौसम होते थे, सरमा का मौसम और कंस्ट्रक्शन का मौसम, और ये कंस्ट्रक्शन का मौसम चल रहा था। सड़क किनारे जगह जगह पर तामीराती काम शुरू थे। कहीं रोड ब्लॉक थे, कहीं एक्सीलरेटर खड़े थे। वो कार लॉक करके डे केयर के दाखिली दरवाजे तक आई और बेल पर उंगली रखी। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। चेहरा शफाफ और मुतमईन मुस्कुराहट लिए हुए था। कश्माला दरवाज़ा खुला और एक हिंदुस्तानी खदोखाल की औरत का चेहरा नुमाया हुआ। उस पर हैरत थी। हेलो, वो मुस्कुराई। मैं बदर को लेने आई थी। गली के दूसरे सिरे पर काम करते मजदूरों के हालात की तेज़ आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी। लेकिन उसने अचंभे से उसे देखा, फिर अपने पीछे। शिवा कह रही थी कि तुम बदर को ले गई हो। उसे चंद लम्हे लगे थे बात समझने में। नहीं, मैं तो अभी। और एकदम उसकी सारी हसियात जाग गई। बदर कहाँ है? माला, 1 मिनट। शिवा नई इंटर्न है, मैं उसे बुलाती। बदर कहाँ है? बैग वहीं चौखट पर गिर गया। वो उसे परे धकेल के जूतों समेत अंदर भागी। वहाँ 3 क्लासरूम बने थे। चंद बच्चे बैठे थे। खिलौने, कलरिंग बुक्स, रंग बिरंगी पेंसिल्स। वो एक कमरे से दूसरे में भाग रही थी। आंखों के सामने धुंध छा रही थी। मेरा बेटा कहाँ है? उसने अपने आंसू बहते देखे। कोई उसका हाथ थाम रहा था, कोई उसको पानी ला के दे रहा था। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। शिवा कहाँ है? शिवा नहीं मिल रही। वो ना जाने कहाँ चली गई। मंजर बदला था। वो पुलिस स्टेशन की खिड़की के सामने बैठी थी। उसकी आंखें रो रो के मुतर्रम हो रही थी। अबाद और माही साथ खड़े थे। उसे बात के हिलते होंठ और माथे की तेवरी दिखाई दे रही थी। वो तेज़ आवाज़ में ऑफिसर से कुछ कह रहा था। उसने सुनने की कोशिश की। मंजर धुंधला सा था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शिवा बच्चे को लेकर गई थी। शिवा का ID कार्ड जाली था। वो बंगाली थी। हम बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर 48 घंटे में बच्चा ना मिले। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसके हाथ कपकपा रहे थे। मंजर बदलता गया। हमें मुर्दा खाने जाना होगा। एक बच्चे की लाश मिली है, उसको पहचानना है, कोई उसे कह रहा था। माही उसका पर्स उठा रही थी। आबाद ने उसको कुनी से थाम रखा था। वो गीले चेहरे को हथेली से साफ करती जोर से बोली थी, वो बदर नहीं होगा। इस लाश के साथ बदर का स्कूल बैग मिला है। उसमें वो सब चीज़ें हैं जो बदर के पास थी। वो बदर नहीं होगा। वो दोहरा रही थी। चेहरे पर दाने निकल आए थे और आंखों में बेतहाशा खौफ था। अब वो एक सफ़ेद से कॉरिडोर में थी। उसके सिरे पर दरवाज़ा था। उसे उस दरवाजे के पार जाना था। वो लाश वहाँ उनकी मुंतज़िर थी। मंजर धुंधला गया। सुनहरी लकड़ी से मज़य्यन चौखट सामने आई। वो चौंक कर हाल में वापस आई। वो होटल लाउंज में बैठी थी और चौखट खाली थी, लेकिन वो इस गोशे को पर्स में गिरा के तेज़ी से उठी। वो जानती थी अभी अगले ही लम्हे वो उसको वहाँ देखेगी। और फिर माहिर फरीद चौखट में नमूदार हुआ। वो ओशन रेस्टोरेंट में अपने ऑफिस में बैठी थी। चेहरा उठा के देखा तो एक अजनबी चौखट में खड़ा था। नया बॉडीगार्ड, मिलिट्री ग्रीन शर्ट, पैंट, सफ़ेद जोगर्स। मैं कैफ हूँ, सफूरा का कज़न, एक फोटोग्राफर। वो सांस रोके बिना पलक झपके उसे आते देख रही थी। वो उसको नहीं देख रहा था। वो दाएं बाएं मतलाशी नज़रों से देख रहा था। क्या वो उसे तलाश कर रहा था या वो उसको तलाश करना नहीं चाहता था?
वो स्याह सफ़ेद टाइल से मुज़य्यन फर्श पर चलती आगे आ रही थी। वो होटल की लॉबी में बिछे सोफे पर बैठा था। उसकी बैसाखी का काम देती स्टिक साथ रखी थी। उसे देख के वो खड़ा हुआ। स्टिक धीरे से पैर से धक्का देकर नीचे गिरा दी। चंद कदम के फासले पर वो रुका। फिर उसकी मतलाशी निगाह माला पे पड़ी। वो थम गया। अलबत्ता चेहरा वैसा ही रहा, सपाट, संजीदा, बर्फ़ के जैसा। माही ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो वैनकूवर की फार्मर्स मार्केट में खड़ी थी, लकड़ी की मखरूती छत वाली मार्केट। वो झुक के शॉपिंग बैग में कुछ रख रही थी जब उसने किसी ख्याल के तहत सर उठाया। मार्केट की राहदारी एक तरफ मुड़ रही थी और वहाँ से अगले लम्हे वो चलता आता दिखाई दिया। हुडी पहने, जेबों में हाथ डाले, वो उसके ऐन सामने आके रुका। हल्का सा सर को खम दिया। उसने सुबह वाला सूट पहन रखा था, जूते वैसे ही चमकदार और बाल जल से पीछे को सिमटे थे। माला ने भी सर को जुम्बिश दी। ये सलाम था या तशक्कुर, वो फैसला न कर सके। वो दोनों एक साथ आमने सामने बैठे। तुम आ गए। उसने चेहरे को संजीदा रखा, अलबत्ता दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एक उम्मीद का सिरा। मुझे आना था, कुछ था माहिर फरीद के अंदाज में, एक लातल की ठंडक। जैसा कि मैंने बताया, वो खनखारी। गला साफ किया। वो उसकी गर्दन में प्रो या स्याह फाख्ता वाला नेकलेस देख सकता था। वेटर उनके करीब आने लगा तो माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बुरा मान के वापस पीछे हट गया। मेरा बेटा बदर, उसने अल्फाज जोड़ने चाहे लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। कशमाला हानम, माहिर के चेहरे पे ज़मानों की लातल्की थी। मुझे यहाँ आना था इसलिए नहीं कि तुमने बुलाया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें याद करवा सकूँ कि मैं कौन हूँ और हमारे दरमियान क्या हुआ था। वो उसकी आंखों में देखता हर लफ्ज़ चबा चबा के अदा कर रहा था। और ये है 17 एपिसोड का पहला पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या बोल रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।